राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूँ आपसे महम शहर से। और महम शहर का ये जो आप मेरे पीछे नज़ारा देख रहे होंगे, ये महम शहर का मुख्य पार्क है, हुड्डा पार्क जिसको बोलते हैं। और आज हमारे साथ में कर्नल संदीप नयन जी हमारे साथ बने हुए हैं। जीवन के कुछ रोचक पहलू युवाओं को लेकर कुछ मशवरा इनसे करेंगे। आज का जो युवा किस तरफ जा रहा है और फिलहाल के युवा को किस प्रकार के देख रेख की ज़रूरत, कैसे संस्कारों की ज़रूरत है। कर्नल साहब, स्वागत है आपका हमारे साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन भाई। कर्नल साहब भारतीय सेना से आए जी, और भारतीय सेना में अनुशासन जी सर्वोपरि होता है। जी बिल्कुल। फिलहाल के जो युवाओं के अंदर अनुशासन को लेकर आप किस प्रकार का माहौल देख रहे हैं? देखिए, सेना का जो आपने बताया है, पहली बात तो मैं बताऊं, सेना एक नौकरी नहीं, सेना एक जीवन जीने का तरीका है, एक सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का तरीका, देश सेवा के जीवन में जीने का तरीका, और सबसे एक अच्छा साफ़ सुथरा तरीका है कि आप अपना जीवन यापन करें। तो मैं इसको नौकरी नहीं मानता हूँ, मैं इसको देश सेवा का और एक अच्छा जीवन जीने का माध्यम मानता हूँ। दर्शक साथियों, आपको बताना चाहूँगा, कर्नल साहब मुख्य रूप से इनका पैतृक गांव अजायब गांव है, अपने महम चौबीसी के अंदर ही गांव है। और फिलहाल में महम के अंदर ही लगातार जो सामाजिक कार्यों के अंदर कर्नल साहब जुड़े रहते हैं। कर्नल साहब, गांव के परिवेश में आपका जो रहन सहन कितना रहा है? मेरा गांव के परिवेश में तो रहन सहन बिल्कुल ही नहीं रहा है। मैं अजायब गांव में पैदा ज़रूर हुआ था, लेकिन जन्म लेने के पश्चात मेरे पिताजी जो हैं वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग में नौकरी करते थे। तो मैं उनके साथ मेरा जीवन का जो मेरा बचपन है और जवानी है वो सारी देहरादून और मसूरी में कटी है, और मैं मसूरी के स्कूलों में ही मैंने अपनी पढ़ाई करी है। कर्नल साहब, आपने ठीक है ज़्यादातर समय बाहर ही बीता है और बाहर ही आपने एजुकेशन ली और वहीं सर्विस करी और अब उसके बाद में इलाके में पहुंच गए। लेकिन जहां नौकरी करते थे, पिताजी से, माँ से, बहनों से, परिवार से सुनते होंगे अपने इलाके के बारे में। इलाके की याद तो आती होगी, किस प्रकार का इलाका होगा, जाके देखेंगे, रहेंगे, या फिर यहाँ का दूध घी जो अपना खाना है, जो हरियाणवी बोली है, उसका लगातार क्या सेना में भी प्रभाव देखने को मिलता था? जी देखिए, पहले तो बचपन में जीवन में कभी भी माता पिता ने हमको अपनी जो हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि है, हरियाणा की जो संस्कृति है, उससे दूर नहीं किया। हमारे घर में हरियाणवी बोली जाती थी, खाना पीना वही था, कपड़े पहनना वही था, केवल ये था कि हमारा परिवेश अलग था। छुट्टियों में हम गाँव में आते थे, दादा दादी के साथ, चाचा चाची के साथ गाँव अजायब में रहते थे। हाँ, खेतों में घूमने ज़रूर जाते थे, गन्ने भी चूसे हैं खेतों में। हमने वो सर्दियों में आते थे तो जैसे मूली गाजर वगैरह होती थी खेत में, वो भी वहाँ से उखाड़ के लाते थे। कोल्लू भी मैंने देखे हैं, कोल्लू में गुड़ बनते हुए देखा है, और वो गरम गरम गुड़ भी खाया है। वो खुशबू, जो गुड़ की खुशबू, जी वो गुड़ की खुशबू है, वो आज भी मेरे मन में है। लेकिन आजकल वो इतना देखने को नहीं मिलता है और खाने को तो बिल्कुल ही नहीं मिलता, लुप्त हो गई, लुप्त हो गई वो चीज़ें। पहले गाँव गाँव में कोल्लू होते थे, अब कोल्लू देखने के लिए आपको विशेष रूप से कहीं दूर जाना पड़ता है। कर्नल साहब, जैसे आपने बात की, अब हम बात करें घी दूध की या फिर अपना जो देसी खाने की। यहाँ से जैसे हरियाणा से जो खिलाड़ी निकलते हैं, अपने ग्रामीण क्षेत्र से, जो इलाके से, लोकल से जो खिलाड़ी निकलते हैं, उनमें बहुत ताकत होती है और उसका वर्चस्व पूरा जो है ना लोहा पूरी दुनिया मानती है। फिलहाल में जो युवा हैं वो देखते हैं नशे की तरफ, अपराध की तरफ अग्रसर हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि उनको सकारात्मकता की तरफ कैसे जाना चाहिए? एक पुरानी कहावत है, मैं सुनता आया हूँ बचपन से, देशों में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। और ये बहुत ही दुख की बात है कि ऐसे देश में, ऐसे प्रदेश में जहाँ पर के हमारी इतनी संस्कृति, हमारी परंपराएं इतनी अच्छी रही हैं, इतनी सुदृढ़ रही हैं, खाना पीना सादा था, बहुत ही पौष्टिक खाना पीना था, दूध दही खाते थे, बच्चे शाम को कसरत करते थे। उस सब को छोड़ के अब हम जो है नशे की तरफ जा रहे हैं। हमारे युवाओं का का जो नशे की तरफ रुझान बढ़ रहा है, इससे सभी चिंतित हैं, आप भी हैं, मैं भी हूं। और यहाँ पर जब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, युवाओं के बीच में जाता हूँ, तो मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं उनसे बातचीत करूँ, मैं उनसे मेल जोल बढ़ाऊँ, ताकि मैं ये जान सकूँ कि वो नशे की तरफ क्यों जा रहे हैं और उनको प्रेरित कर सकूँ कि भाई नशे को छोड़ दें। जो मुख्य कारण मैं मानता हूँ वो एक तो सामाजिक भी है। माँ बाप आजकल बच्चों को समय कम दे पा रहे हैं,
नौकरी में हैं, अपने पेशे में लगे हुए हैं। दूसरा, ये जो टीवी और मोबाइल की वजह से भी काफ़ी जो है इसके ऊपर प्रभाव पड़ा है बच्चों के मन पे। अपने संस्कारों को हमने छोड़ दिया है, हम पश्चिमी और विदेशी संस्कारों को अपना रहे हैं, वहाँ की भाषा, वहाँ के पहनावे, वहाँ के खान पान को अपना रहे हैं। बड़े दुख की बात है। तीसरा, जो दूसरे देश से, खासकर पाकिस्तान से जो हमारे देश में नशा आ रहा है, पंजाब के माध्यम से यहाँ आ रहा है, और नशे का व्यापार जो है बहुत ही लाभकारी व्यापार है। इस व्यापार में जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं, स्थानीय लोग ये बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों की वजह से भी युवाओं में नशा काफ़ी आता जा रहा है। युवाओं को तो पता ही नहीं चल रहा कि कब वो नशे की लत में गिरफ्तार हो रहे हैं। दोस्ती में, शौक़ में वो शुरू करते हैं, उसके बाद इसकी लत में पड़ जाते हैं और फिर उनसे निकला नहीं जाता। बिल्कुल ठीक बात है कि अच्छा धीमे रास्ते से वो नशे की तरफ जाते हैं और एकदम दलदल में उतर जाते हैं। हमारा प्रदेश दूध दही का और ताकत का प्रदेश, जहाँ सुबह शाम कसरत की जाती, कुश्तियाँ लड़ी जाती, आज भी गांव स्तर पर कुश्तियों का आयोजन होता है, फुटबॉल के खेलों का आयोजन होता है, तरह तरह के खेलों को आयोजित किया जाता है ताकि युवा जो है इस तरह से बचे रहें। लेकिन पहले जैसे पंजाब जो था ना, पंजाब उड़ता पंजाब नशे के कारण बोला गया कर्नल साहब। लेकिन फिलहाल में जो नज़र आ रहा है कि कहीं इंजेक्शन लगा रहे हैं युवा, कहीं ड्रग्स ले रहे हैं, कहीं कुछ और तरह के नशे हैं, स्मैक है, गांजा है, अफीम है, लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन उन्हीं के बीच में आप देखेंगे कि सुबह से शाम तक, जैसे हम इस पार्क में खड़े हैं तो ज़्यादा नहीं कहते, यहाँ पर हज़ारों आदमी रोज़ाना आते हैं, कसरत करने के लिए आते हैं। क्या माँ बाप को उनको ये नहीं बताना चाहिए कि अपने संस्कारों में ये लिखना चाहिए कि रोज़ाना शाम को 1 घंटा उनको समय देना चाहिए? बिल्कुल जी, माँ बाप को समय देना चाहिए, और ये एक हमारी सबकी सामाजिक जिम्मेवारी भी है। आप पत्रकारों की भी है, जो मीडिया वाले हैं उनकी है, बड़ों की है, हमारी सब की है कि हम बच्चों को खेल की तरफ प्रेरित करके आएँ। जो बच्चा एक बार खेल के मैदान में आ गया, वो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ नशे की तरफ नहीं जाएगा। दूसरा, उसमें अनुशासन आएगा, और हमारी क्रीड़ा भारती की तरफ से भी यही कोशिश रहती है, बच्चों के बीच में जाएं, लोगों को लाएं। लोगों से मैं बात करता हूं, जाता हूं, जगह जगह मैं लोग छोटे छोटे 2-2, 4-4 बच्चों को पकड़ता हूं, उनके साथ बात करता हूं, उनसे बैठक करता हूं कि भाई आओ खेलो, आओ खेलो। खेल की सुविधाएं हम उनको दिलवा रहे हैं ताकि वो बच्चे खेलें, लोगों के बीच में जा रहे हैं, छोटे छोटे गेम खेलने को कह रहे हैं। बहुत बड़े गेम मत खेलो, छोटी बच्चियाँ हैं, स्टेपू खेल लो, लड़के हैं, पिट्ठू खेल लो, खेलो ज़रूर। मैं माँ बाप से, जो जैसा अभी आपने बताया, सबसे ये निवेदन करूँगा कि कम से कम शाम को 1 घंटे के लिए ये वो सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे किसी ना किसी भाग दौड़ वाले खेल में, जिसमें शारीरिक श्रम है, वो खेल ज़रूर खेलें। मतलब जैसे घर में कोई बातचीत होती है कर्नल साहब, जैसे नुकसान हो गया, फ़ायदा हो गया, या फिर बच्चा किस एक्टिविटी से जुड़ा हुआ, या हम अपनी तरफ से उनको किस तरफ लेके जा रहे हैं, अगर 1-2 घंटे का समय मिल जाएगा तो शायद वो हमारे जो है ना अंदर आ जाएगी, वो बात हमारे जो जहन में आ जाएगी कि बच्चा हमारा ठीक है या गलत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम बच्चे को देखें, बच्चे को बाहर खेलने को मिलें, उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, वो बच्चों एक वो समाज से भी जुड़ता है। देखिए आजकल क्या होगा, एकाकी जीवन होता जा रहा है, छोटे परिवार हैं, छोटे परिवारों में टीवी के सामने बच्चे को बैठा देते हैं, पढ़ाई का भी आजकल ज़्यादा बोझ मान रहे हैं माँ बाप जो हैं बच्चों के ऊपर, या पढ़ाई में रहते हैं, टीवी देखते हैं, और अगर उससे थोड़ा बहुत समय मिल जाता है तो वो मोबाइल में लग जाते हैं। नहीं, ये एक बहुत जो धीमा जो जहर, एडिक्ट जो बोलते हैं, जैसे कर्नल साहब, जैसे कितना भी VIP या कितना भी ज़रूरी काम हो, आजकल तो देखते हैं जैसे कहीं किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर जो लोग बैठते हैं शोक मनाने के लिए, वहाँ पर भी मोबाइल का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। क्या हम इसके आदी नहीं हो गए? हम इसके आदी हो गए हैं, जो आप कह रहे हो एडिक्शन हमको हो गया है, और एक ये ऐसा मीठा जहर है जो हमारी ज़िंदगी में घुल गया है, और हमको प्रयास करने पड़ेंगे कि हम इस जहर से दूर हों, हम इस आदत को छोड़ें। उसका तरीका ये है, जैसा हमने अपने घर में कर रखा है कि हमने एक समय निश्चित कर रखा है शाम को और सवेरे, कि इस दौरान कोई भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं होगा। सारे मोबाइल फ़ोन एक जगह रख दिए जाते हैं, चाहे वो, और उसको साइलेंट पे कर दिया जाता है। उतनी देर में हम सभी जो हैं या तो किताब पढ़ते हैं, या आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, या कोई मिलके कोई खेल खेलते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऐसा समय दिन में घर के अंदर
निश्चित करें कि भैया इतनी देर के लिए मोबाइल इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा, छोटे बच्चे को तो आप मोबाइल दें ही ना। हालांकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस वगैरह शुरू हो गई हैं, तो वो भी माता पिता के सुपरविजन में होना चाहिए, ताकि माता पिता को ये पता हो कि हमारा बच्चा मोबाइल के ऊपर क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, किससे बातचीत कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। जो मैं कहता हूँ, एक बच्चों के ऊपर सुपरविजन बहुत ज़रूरी है। कर्नल साहब, जैसे आप फिलहाल इलाके में बने हुए, जी, पहले देखते थे कि रोड के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर काफ़ी बच्चे दौड़ते थे, लेकिन आज फिलहाल का जो दौर है उसमें आप देखते हैं सुबह शाम बहुत कम संख्या नज़र आती है दौड़ने वालों की, कसरत करने वालों की। जी। क्या इस तरह मोटिवेट नहीं करना चाहिए लोगों को, अपने लोगों को, जैसे इलाके के जो लोग हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जो पंचायतें हैं, अपने ग्रामीण स्तर पर, तपा के स्तर पर, इस तरह का मोटिवेशन नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। मेरा प्रयास रहता है, मैं जाता हूँ, सरपंचों से मिलता हूँ, तपा के लीडर से मिला हूँ, स्कूलों में भी मैंने जाके बातचीत करी है नशे के खिलाफ, बच्चों को खेलों के प्रति प्रेरित करने के लिए। और इंग्लिश में कहावत है, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। अगर हमारा शरीर ही कमज़ोर होगा तो हम मानसिक रूप से भी जो है विकसित नहीं हो पाएंगे। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है, पूरे समाज को ये प्रयास करना है। जहाँ पर भी हम देखें, हमको एक और चीज़ सुनिश्चित करनी है, वो ये है कि जहाँ हमारे बच्चे खेल रहे हैं उनको एक सुरक्षित वातावरण मिले खेलने का। माँ बाप के मन में कई जगह, खासकर माँओं के मन में ये रहता है कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, एक्सीडेंट ना हो जाए, चोट ना लग जाए, या कोई बच्चों के साथ कोई और अनहोनी घटना ना घट जाए। उस चीज़ का अगर हम सुनिश्चित करें मोहल्ले के स्तर पे, छोटे छोटे, हम इसमें बड़ा वो नहीं करना, अपने मोहल्ले में एक स्थान निश्चित कर लें, एक जगह निश्चित कर लें कि यहाँ सभी बच्चे आएंगे, हमारे कुछ बुज़ुर्ग वहाँ पर जाके बैठ जाएँ। बुज़ुर्गों की वहाँ पर सिर्फ बैठने से ही जो है बच्चों में और माँ बाप में एक सुरक्षा की भावना आ जाती है, और बच्चे वहाँ पर आके ज़रूर खेलेंगे। कर्नल साहब, जैसे जो परिवारों में टूटन, एकल परिवार और संयुक्त परिवार में जो सिस्टम होता था, संयुक्त परिवार में जैसे दादा था, चाचा था, ताऊ था, बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम होता था। वो अगर एक बच्चा कहीं गड़बड़ करता तो उसके कान ऐंठ देते थे। लेकिन आज एकल परिवार कहीं इस बीमारी का वो भी तो शिकार नहीं है। जी बिल्कुल, एकल परिवार होने की वजह से हमारे जो हैं कई संस्कार छूटते जा रहे हैं। अब आप देखिए, एकल परिवार में एक बच्चा है, उसका ना तो आगे जाने के बाद उनके जो बच्चे होंगे अगली पीढ़ी के, ना ताऊ होगा, ना चाचा होगा, ना मौसी होगी, ना फूफा होगा, ना बुआ होगी। तो ये जो चीज़ें, ये तो हमारे रिश्ते छूट गए। दूसरा क्या हो गया है, एक बच्चा हो गया है, उस या दो बच्चे हो गए, उनके ऊपर माँ बाप का बहुत ज़्यादा ध्यान हो गया है। माँ बाप को और कुछ सूझता नहीं है। माँ बाप को ज़रा सी भी चोट लग जाती है तो बच्चे के पीछे दौड़ पड़ते हैं, बच्चे को बहुत ज़्यादा जो है लाड़ दुलार और पुचकार दिया जाता है। उससे बच्चों में कहीं ना कहीं जो है एक ऐसी भावना आती है कि सब कुछ मेरे लिए है, तो वो अपने सारा वो आत्म केंद्रित हो जाता है, अपने आप के अंदर ही केंद्रित हो जाता है। मुझे याद है, जब मैं छोटा था, हम खेलते थे और छोटी मोटी चोट लग जाती थी, हम घर में जाके बताते नहीं थे, डरते थे कि डांट पड़ जाएगी। आज जो है, अगर किसी बच्चे को मैं देखता हूँ आस पड़ोस में, छोटे बच्चे को चोट लग जाती है तो वो पूरे के मोहल्ले को छोड़ो, पूरे देश में जहाँ उनके जानकार रिश्तेदार हैं, सबके पास उसके फ़ोटो जाते हैं और खबर जाती है कि आज बच्चे को ये चोट लगी। तो बच्चे के अंदर स्वाभाविक रूप से अपने ये लगने लगता है कि ये सारा संसार जो है मेरे ऊपर ही केंद्रित है, मैं ही बड़ा हूँ और जो मैं चाहूँगा वो मुझे मिलेगा और जो मैं चाहूँगा वही होगा। बिल्कुल कर्नल साहब, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। दर्शक साथियों, जो आपने अभी सुनी, कर्नल साहब फिलहाल में जैसे युवाओं का रास्ते से भटकने का कारण क्या बेरोजगारी नहीं हो सकता? इसमें बेरोजगारी भी है, बेरोजगारी है, एकल परिवार हैं और समाज के अंदर जो अभी बिखराव आ रहा है। पहले जैसा अभी आपने बताया था, संयुक्त परिवार होते थे। संयुक्त परिवारों में क्या था, अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो लोग उसको डांट देते थे। आस पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले, स्कूल के, गांव के, शहर के लोग बच्चे को जो है टोक देते थे कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, माँ बाप को बताते। तो बच्चों के अंदर एक सामाजिक डर होता था। आज वो डर ख़त्म कर दिया हम ही लोगों ने, क्योंकि जब हमें कोई बताता है कि हमारा बच्चा कोई गलती कर रहा है तो हम बच्चे की डांटने के बजाय उल्टे उसी आदमी के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं कि नहीं, आप हमारे बच्चे के बारे में गलत बात बोल रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो गया है कि बच्चों के अंदर ये भावना आती जा रही है कि भाई हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। अब बेरोज़गारी की बात है, बेरोज़गारी है, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे युवाओं के पास रोज़गार नहीं है। रोज़गार नहीं है तो वो चोरी करने लग रहा है, नशे की तरफ जा रहा है, खाली बैठा है, क्या करे। नौकरी, सरकारी नौकरी ही केवल एक माध्यम नहीं है रोज़गार प्राप्त करने का।
रोज़गार प्राप्त करने का है कि हमारे इलाके में रोज़गार के साधन उपलब्ध हों, हर एक को उसकी क्षमता अनुसार, उसके जो उसका एप्टीट्यूड है उसके अनुसार हमारे उद्योग होने चाहिए, छोटे उद्योग, बड़े उद्योग हमारे यदि इस इलाके में होंगे, किसी भी इलाके में होंगे, खासकर महम की मैं बात करूं तो यहाँ पर उद्योगों की कमी है। एक सरकारी नौकरी के अलावा हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो वो क्या करें। तो हमारा सबका समाज का जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका ये प्रयास होना चाहिए कि यहाँ पर सभी युवाओं को खेती और सरकारी नौकरी के अलावा अलग अलग तरह के जो हैं रोज़गार के साधन उपलब्ध करवाए जाएं, जिससे सभी युवा जो हैं अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी एनर्जी जो है वो उस सकारात्मक रोज़गार में, उस सकारात्मक काम में लगाएं। तो कर्नल साहब, जैसे सेना से जुड़े हुए हैं आप, पिछले दिनों से लगातार एक चीज़ सामने आ रही है कि जो 4 वर्ष की जो नौकरी सेना की, इसका सकारात्मक पहलू, जैसे 4 साल किसी बेरोजगार युवा को अगर सर्विस मिलती है भारतीय सेना के अंदर, उसके अंदर अनुशासन की भी बढ़ोतरी होती है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? 4 साल की नौकरी प्लस लाइफ टाइम नौकरी वाली जो जी, ये अग्निवीर स्कीम आई है। देखिए, एक हमारे दिमाग में ये आ गया कि नौकरी है तो उम्र भर की है। अग्निवीर स्कीम जो आई है सरकार की, बहुत ही अच्छी स्कीम आई है खासकर उन युवाओं के लिए जो कि सारी उम्र जो है फौज में नहीं रहना चाहते। युवा को आज पता नहीं होता, उसने 11वीं 12वीं क्लास करी और वो सेना में चला गया, बाद में उसको लगता है कि मैं कुछ और बेहतर कर सकता था, उसके अंदर और भी जो है एबिलिटी थी, उसके अंदर थी, उसकी काबिलियत थी, वो दूसरी जगह जाने में, वो IAS बन सकता था, वो उद्योग शुरू कर सकता था, वो कुछ अपना काम कर सकता था, लेकिन फ़ौज में जाके वो बन जाता है। तो ये जो सरकार की तरफ से ये जो योजना आई है अग्निवीर वाली, इसमें युवाओं को ये एक तरीका मिल गया है कि आप जाएं, 4 साल रहें, आप एक नौकरी करने का, एक अनुशासन में रहने का जो है जीवन कैसे जिया जाता है वो सीखें। उसके बाद में आपको करीब 12-13 लाख रुपए मिल रहे हैं, उससे आप जो है अपना आगे आके पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपने आप का स्किल डेवलपमेंट जो है आप कर सकते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप अधिक अपनी शिक्षा कर सकते हैं, कोई छोटा रोज़गार शुरू कर सकते हैं सरकार की मदद से। ये सारी चीज़ें हैं और आने के बाद भी ऐसे बहुत सारे वो हैं जो हैं उद्योग हैं जिनको कि ट्रेंड जो हैं, अनुशासित और ट्रेंड जो हैं लोगों की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ आपको नौकरी मिलेगी। तो मैं इसको एक सकारात्मक योजना मानता हूँ। 4 साल के बाद भी ऐसा नहीं है, अगर कोई युवा चाहता है तो 4 साल के बाद बिल्कुल खाली नहीं बैठेगा, उसको कोई ना कोई या तो वो अपना रोज़गार शुरू कर लेगा या उसको रोज़गार मिल जाएगा। तो मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि इसके ऊपर वो ध्यान दें और इस योजना का अवश्य लाभ उठाएं। बिल्कुल सही बात बताया कर्नल साहब ने। वहाँ से अगर 4 साल के बाद एक जवान सेवानिवृत्त होके आता है तो अनुशासन लेके आता है, बोलने का तरीका लेके आता है, चलने का तरीका लेके आता है, वहाँ से बहुत कुछ सीख के आता है। तो कर्नल साहब, आपने बहुत समय दिया हमें, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू। तो दर्शक साथियों, अभी आपने देखा हमारे साथ बने हुए थे कर्नल संदीप नयन। तो कर्नल साहब ने बहुत अच्छी बातें जो आज के दौर में युवाओं को किस तरफ लेके जा रही है और किस तरह से मोटिवेट करना चाहिए, उनको कैसे दुर्व्यसनों से बचाना चाहिए, ये बहुत सी बातें हमें सीखने को मिली। आपको हमारी बातें कैसे लगी, कर्नल साहब के विचार कैसे लगे, वीडियो आपने देखी, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कोई कमी है तो ज़रूर बताइएगा। चैनल को फॉलो कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।